quick review of MCQ for CHO exams and upcoming RRB exams। जल्दी से हम रिव्यू करते हैं। प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं ये वही पेपर से लिए गए क्वेश्चंस हैं, तो एटलीस्ट एग्जाम से एक बार पहले आप इनको जरूर रिव्यू करें। इससे आपको एनालाइज करने का मौका मिलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आइए हम पहला जो प्रश्न है वो देखते हैं। A woman who is labor pain, in that case for water refers to। यदि एक महिला लेबर पेन में है और उस कंडीशन में यदि फोर वाटर आपको सुनने मिल रहा है या पूछ रहा है आपसे कोई व्यक्ति, तो इसका मतलब क्या होता है। इसका पहला जो ऑप्शन है, फर्स्ट यूरिन पैसेज passed during labor, fluid trapped between the presenting part and the membranes, C option, fluid from the cervical glands, और ऑप्शन नंबर डी, amniotic fluids that leaks before true labor begins। तो इसमें से आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट जाएगा। लेबर पेन के समय में यदि फोर वाटर है तो वो क्या कहलाएगा, है ना। तो इसका हम लोग सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो ट्रू लेबर बिगिंस शुरू होने से पहले जो लीक होता है फोर वाटर कहलाता है, ठीक है। सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है, द प्राइमरी टेस्ट टू आइडेंटिफाई स्यूडोमोनास एरुजिनोसा इज इन द लेबोरेटरी इज। मतलब स्यूडोमोनास एरुजिनेसा को आइडेंटिफाई करने के लिए जो लेबोरेटरी में टेस्ट लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव, नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट, कोएगुलेट टेस्ट और कैटालेस टेस्ट। इसका सही जवाब हमको देखना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा तीन गलत है और कौन एक सही है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्यूडोमोनास एरुजिनोसा को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो लेबोरेटरी में जो टेस्ट लगाया जाता है वो टेस्ट होता है ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव। Third question, in atherosclerosis, accumulation of lipid or fatty substance and fibrous tissues present in। atherosclerosis की जो कंडीशन होती है उसमें जो फैटी सब्सटेंस होता है, जो लिपिड होता है, जो फाइब्रस टिश्यू में जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ पर जाकर अक्यूमुलेट होता है या इकट्ठा होता है। तो इसका जवाब आपको ढूंढना है, क्या म्यूकोसा में, क्या वेन में, या आर्टरी में, या मसल्स में। तो इसका सही जवाब हमको बताना है कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उस कंडीशन में अक्यूमुलेशन इकट्ठा हो जाएगा लिपिड और फैटी सब्सटेंस किस जगह पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। आर्टरी में ये सारी चीजें डिपॉजिट हो जाती हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन डेवलप होती है। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग डिजीज हैज ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपरकैलेमिया। इसमें से कौन सी जो कंडीशन होगी जो ग्रेटर रिस्क में डालेगी पर्सन को, जिससे उसके अंदर में हाइपरकैलेमिया की जो कंडीशन है वो डेवलप होगी। तो कौन सी डिजीज कंडीशन होगी। क्या रीनल फेलियर में हाइपरकैलेमिया होगा, हेड इंजुरी में हाइपरकैलेमिया होगा, डायरिया के कंडीशन में हाइपरकैलेमिया होगा, या डिमेंशिया में हाइपरकैलेमिया होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हाइपरकैलेमिया कब होगा। बिल्कुल सही इसका जो जवाब बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। रीनल फेलियर या रीनल डिजीजेस यदि होती है तो उस कंडीशन में हाइपरकैलेमिया की जो स्थिति है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 इज विच ऑफ द मसल्स डिसफंक्शन रिजल्ट्स इन यूरिनरी रिटेंशन। कौन सी मसल्स का जो कार्य करने की जो कार्यशैली है वो प्रभावित होगी जिससे यूरिनरी रिटेंशन में प्रॉब्लम आ सकती है, जो यूरिनरी रिटेंशन को लीड करेगा। ठीक है, तो हमको कौन सी मसल्स है उसका डिस्फंक्शन यहाँ पे देखना है। लेविएटर एनिमसल्स है क्या, डार्टस मसल है, डेट्रूसर मसल है, या क्रीमास्टर मसल्स है। आपको बताना है कि कौन सी मसल्स के डिस्फंक्शन के कारण यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेट्रूसर मसल्स में यदि डिस्फंक्शन होता है तो यूरिनरी रिटेंशन कॉज होता है। Next question number 6 is which determinant of health believes that if the environment is favorable to the individual, he can make full use of his physical and mental capabilities। इस क्वेश्चन को हमको ध्यान से पढ़ना है, इसको समझने का प्रयास करना है और फिर ऑप्शंस को ध्यान में देखकर बेस्ट सुटेबल ऑप्शन को जो सही है उसको आपको बहुत सावधानी से चूज करना है। तो कौन सा हेल्थ बिलीफ्स में कौन सा ऐसा डिटर्मिनेंट्स है, कौन सा ऐसा
कारक है जो ये बताता है कि क्या यदि किसी व्यक्ति का जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वो फेवरेबल होता है एक व्यक्ति के लिए, तो वो अपने जो शारीरिक है, फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज, मतलब एक व्यक्ति के अंदर में जो शारीरिक और जो मानसिक क्षमताएं हैं वो उनको पूरी तरह से कब यूज कर सकता है, कब उनको पूरी तरह से इस्तेमाल ला सकता है अपनी प्रतिभाओं को निखारने के लिए। ये जो कुछ उसके अंदर में एबिलिटीज है या जो भी उसके अंदर की कैपेसिटीज है उनको कैसे डेवलप कर सकता है, तो उसके लिए क्या फेवरेबल होना चाहिए वो पूछा है इसमें। बायोलॉजिकल फेवरेबल होना चाहिए, हेल्थ सर्विसेज फेवरेबल होने चाहिए, सोशियो कल्चरल कंडीशन फेवरेबल होना चाहिए, या एनवायरनमेंट फेवरेबल होना चाहिए। तो प्रश्न के हिसाब से चारों ऑप्शन को पढ़ना है और उसके बाद जो सटीक आपको लग रहा है वो ऑप्शन में आपको टिक मार्क करना है। तो हम देखते हैं कि यदि फिजिकल एनवायरनमेंट किसी व्यक्ति का या एनवायरनमेंट किसी व्यक्ति का उसको फेवरेबल मिलता है तो वो अपनी सारी क्षमताओं को, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक क्षमताओं को, वो क्या कर सकता है, उसको यूटिलाइज कर सकता है। तो उसका सही जवाब जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन आज का है, विच साइको physiological measures can supplement traditional psychometric assessment of emotion perception। मतलब कौन सा इसका ऐसा साइकोफिजियोलॉजिकल मेजर है जो कि आपके साइकोमेट्रिक असेसमेंट करने के लिए हेल्पफुल होगा, और ये ट्रेडिशनल साइकोमेट्रिक असेसमेंट आपके इमोशन परसेप्शन का कर सकते हैं आप इससे। तो कौन सा है? बॉडी मास इंडेक्स से कर सकते हैं क्या आप, बॉडी के ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करके आप कर सकते हैं, या रिफ्लेक्सेस को टेस्ट करके आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान से पढ़नी है, साइकोफिजियोलॉजिकल। साइकोफिजियोलॉजिकल मतलब साइक से रिलेटेड है, मेंटल स्टेटस से रिलेटेड है और शारीरिक रूप से भी रिलेटेड, दो चीजें यहाँ पर है। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, रिफ्लेक्सेस क्या है, ये आपको मालूम है। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। क्या इमोशंस के परसेप्शन को असेस करने के लिए हम गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स का यूज करेंगे? इसका ऑप्शन बिल्कुल जो करेक्ट जाएगा वो हमारा जाएगा जीएसआर जो है। इसी से हम साइको फिजियोलॉजिकल मेजर करेंगे इमोशन परसेप्शन को असेस करने के लिए। तो गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉर्फोलॉजिकल पैथोलॉजिकल प्रोसेस ऑकर्स इन इरिवर्सिबल सेल इंजरी। जब सेल इंजरी होती है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, तो कौन सा मॉर्फोलॉजिकल पैथोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है, उस प्रोसेस को हमको आइडेंटिफाई करना है। तो क्या इरिवर्सिबल सेल इंजरी में म्यूकोइड चेंज होगा, क्या ऑटोलाइसिस चेंजेस होंगे, या हाइपरओपिक चेंजेस होंगे, या हाइलाइन चेंज होगा? आपको बताना है। सेल इंजरी की बात हो रही है, कोशिकाओं में यदि किसी तरह से कोई जोखिम या चोट आ रही है या चोट लग रही है तो उसमें क्या मॉर्फोलॉजिकल पैथोलॉजिकल प्रोसेस होगी? तो हमको इसका सही जवाब जो जाएगा, ऑटोलाइसिस चेंजेस यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलेंगे। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर द 8th क्वेश्चन। And we will proceed to the 9th question. A patient complains of severe chest pain not relieved by rest position change or nitrate administration. These symptoms indicate patient is suffering from। यदि एक पेशेंट को, यदि एक व्यक्ति को, मरीज को, वो कंप्लेन करता है, उसको बहुत ज्यादा भयंकर उसके सीने में दर्द हो रहा है, चाहे वो आराम रेस्ट ले ले या लेट जाए या शांति से बैठ जाए या नाइट्रेट भी ले ले तो भी वो जो सिम्टम्स है उसको आराम नहीं लगेगा, तो ये जो स्थिति है ये कौन सी स्थिति कहलाएगी? स्टेबल एंजाइना होगा, अनस्टेबल एंजाइना होगा, मायोकार्डियल इंफाक्शन होगा, नॉक्टर्नल एंजाइना होगा। आपको बताना है इसमें से कौन सा जवाब सही जाएगा आपका क्वेश्चन के हिसाब से। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, मायोकार्डियल इंफाक्शन का जो कंडीशन है उस कंडीशन से रिलेट करता हुआ यहाँ पर आपको साइन एंड सिम्टम्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रीनल कार्सिनोमा। मतलब इन फैक्टर्स से जो आपका जो ऑप्शंस में जो फैक्टर दिए जाएंगे उन फैक्टर्स में से आपको निकालना है कि कौन सा रीनल कार्सिनोमा को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इन चारों में से कौन सा है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है रीनल के कैंसर के लिए? तो पहला है ओबेसिटी, क्या स्मोकिंग, या हीमोडायलिसिस, या हाइपरटेंशन। क्या ओबेसिटी से रीनल कार्सिनोमा हो सकता है? क्या स्मोकिंग से कार्सिनोमा हो सकता है रीनल से?
या हाइपरटेंशन से एक रीनल कार्सिनोमा हो सकता है, या हीमोडायलिसिस से रीनल कार्सिनोमा हो सकता है। तो इसमें जो तीन जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही है कि ओबेसिटी, स्मोकिंग और हाइपरटेंशन से रीनल कार्सिनोमा हो सकता है, पर हीमोडायलिसिस से कार्सिनोमा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, who is considered the pioneer of the nursing research and published notes on nursing in 1859? किसने नर्सिंग रिसर्च को का पायनियर, जो फाउंडर कौन बना और किसने पब्लिश किया नोट्स ऑन नर्सिंग? नर्सिंग नर्सिंग के ऊपर जो नोट्स थे वो किसने पब्लिश किए, और नर्सिंग का जो रिसर्च है, नर्सिंग में होने वाले जो रिसर्च है, इसका फाउंडेशन जो था वो किसने रखा? तो इसका सही जवाब हमको बताना है, देखना है क्या वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, या मार्था रोजर्स, या हाइडगार्ड पेपिलियस, या वर्जीनिया हेंडरसन। तो हमको इन चार ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन निकालना है, और ये बहुत कॉमन और पॉपुलर क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए। So Florence Nightingale was the pioneer of the nursing research, and she also published notes on nursing in 1859. Question number 12. Which theory of culture applies to the concept of biological evolution to the growth of human knowledge? कौन सी थ्योरी है जिसने ये बताया है कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन नॉलेज, जो इंसान है उसका जो नॉलेज है उसकी ग्रोथ को कौन सी थ्योरी, उसमें कौन सी थ्योरी अप्लाई होगी? तो पहली जो थ्योरी है मल्टीलिनियर थ्योरी, इवोल्यूशनरी एपिस्टेमोलॉजी, कल्चरल पार्टिकुलरिज्म, ड्यूअल इनहेरिटेंस थ्योरी। तो इसमें से ग्रोथ ऑफ ह्यूमन नॉलेज से रिलेटेड कौन सी थ्योरी है? तो वो जो थ्योरी है वो जाती है हमारी ऑप्शन नंबर बी, इवोल्यूशनरी एपिस्टेमोलॉजी, जो है जो थ्योरी है जो डायरेक्टली अप्लाइज होती है ग्रोथ ऑफ ह्यूमन नॉलेज। ठीक है, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच लेयर कंट्रोल्स मोटिलिटी ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? कौन सी जो लेयर है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होने वाली जो गति है, मोटिलिटी है, उसको कंट्रोल करती है? तो ल्यूमिना प्रोप्रिया लेयर, सबम्यूकोसा लेयर, मसल लेयर और सेरोसा लेयर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी लेयर है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होने वाली मोटिलिटी को क्या करती है, कंट्रोल करती है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, मसल्स लेयर is responsible for the controls the motility of the digestive tract. Next question number 14, in which psychotherapy the nurse set a goals to create a safe, secure and therapeutic environment to maximize recovery and enhancing patient's autonomy? पेशेंट की, मरीज की ऑटोनॉमी को बढ़ाने के लिए और सेफ, सिक्योर, थेरापेटिक एनवायरनमेंट देने के लिए कौन सी यहाँ पे साइकोथेरेपी है जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा सकती है, की जा रही है, जिससे कि मैक्सिमम रिकवरी और पेशेंट की ऑटोनॉमी को बढ़ाया जा सके? तो इसमें पहला जो है मिलियोथेरेपी है, क्या ये बिहेवियर की थेरेपी है, क्या ये सपोर्टिव थेरेपी है, और इट इज सोशल थेरेपी? तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सी थेरेपी है, इसको यूज करके कौन सी ऐसी साइकोथेरेपी है जिससे एक जो नर्स है वो एक गोल्स को सेट कर सकती है, जिसमें वो अपने मरीज के लिए सेफ और सिक्योर और थेरापेटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके, जिससे कि उस सेफ और सिक्योर और थेरापेटिक एनवायरनमेंट से वो पेशेंट की ऑटोनॉमी को और रिकवरी को मैक्सिमम अचीव कर सके। तो थ्योरी है हमारी, थ्योरी नंबर 1 मिलियोथेरेपी। मिलियोथेरेपी से हम क्या कर सकते हैं, सेफ, सिक्योर, थेरापेटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम रिकवरी और पेशेंट की ऑटोनॉमी को हम क्या कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। तो द आंसर विल बी ए, मिलियोथेरेपी। And the question number 15 is, which of the following components is transferred from mother to fetus through placenta? मतलब ये components आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको देखना है कि कौन से components हैं जो कि मदर से fetus में ट्रांसफर हो सकते हैं, कौन से जो प्लेसेंटा जो बैरियर है उसको क्रॉस करके माँ के शरीर से बच्चे के शरीर में जा सकता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, आईजीजी, प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स। तो आपको सही जवाब बताना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बताना है कि कौन सा जो है वो
माँ से बच्चे के शरीर में जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो होगा हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन जी, आईजीजी। इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड transfer from mother to fetus. Question number 16. The decrease in carbonic acid seen in hyperventilation is called as. इसमें आपको बताना है कि यदि कार्बोनिक एसिड जो कम हो जाता है हाइपरवेंटिलेशन की कंडीशन में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा टर्म है, कौन सा कंडीशन है, वो सामने आएगा। तो क्या कार्बोनिक एसिड कम हो जाने से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा? तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। आपको मालूम है कि कौन सी चीज कम होती है, ज्यादा होती है, कौन सी कंडीशन में मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कलोसिस होता है। तो यहाँ पर आपको सही जवाब चूज करना है, और इसका जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। यहाँ पर होगा, कार्बन जो है वो कम हो जाएगा, जिससे कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस का कंडीशन है वो डेवलप होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, विच असेसमेंट टूल इज कॉमनली यूज्ड टू डॉक्यूमेंट फैमिली जेनेटिक हिस्ट्री? परिवार में वंश की जेनेटिक वंशानुगत जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, यदि उसको देखना है तो उसके लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट है वो असेस करोगे, कौन सी चीजें आप असेस करोगे, जिससे पता चलेगा कि जो पर्सन है उसके फैमिली में जो अनुवांशिक अनुवांशिक जो इतिहास है वो कैसे आप पता कर सकते हो। तो उसको असेस करने के लिए आपको उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स रिव्यू करने पड़ेंगे, उसके परिवार के पेडिग्री चार्ट आपको देखना पड़ेगा, डेवलपमेंटल माइलस्टोन चार्ट उसके पूरे फैमिली का और उसका देखना पड़ेगा, या ग्रोथ परसेंटाइल चार्ट से आप पता कर सकते हैं फैमिली जेनेटिक हिस्ट्री। तो आपको बताना है कि फैमिली जेनेटिक हिस्ट्री हम पेडिग्री चार्ट से पता कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के जेनेटिक हिस्ट्री का आइडेंटिफिकेशन या हिस्ट्री हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, पेडिग्री चार्ट से। Question number 18. Which of the following activities is an example of secondary prevention? इसमें से आपको बताना है कि कौन सी एक्टिविटी है जो इंडिकेट कर रही है सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए। क्या पहला ऑप्शन है द स्कूल हेल्थ नर्स प्रोवाइड्स प्रोग्राम, सेकंड है द पेशेंट अटेंड्स कार्डियक रिहैबिलिटेशन सेशंस, या अ होम हेल्थ नर्स केयर नर्स विजिट अ पेशेंट्स होम टू चेंज, या अब 50 इयर्स ओल्ड वुमेन विथ नो हिस्ट्री ऑफ डिजीज। इन चारों ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है, करेक्ट ऑप्शन जो है उसमें आपको टिक करना है। सेकेंडरी प्रिवेंशन का उदाहरण क्या है? क्या स्कूल हेल्थ नर्स है जो प्रोग्राम्स को दे रही है, या एक ऐसा पेशेंट है जो कार्डियक उसको डिजीज है और उसके बाद वो रिहैबिलिटेशन सेशंस को अटेंड कर रहा है ताकि फर्दर जो रिस्क है वो उससे अपने आप को बचा सके, या एक होम हेल्थ केयर नर्स है जो एक पेशेंट के घर में जा करके उसको विजिट कर रही है, या एक 50 इयर्स की ओल्ड है, एक 50 साल की महिला है जिसको कोई भी बीमारी नहीं है। क्या ये इसमें से कौन सा सेकेंडरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है? तो ऑप्शन नंबर डी है कि डिजीज हो गई है और डिजीज को आगे और वो जो कॉम्प्लिकेशन है जो अराइज हो सकते हैं उनसे बचने के लिए जो ये व्यक्ति कर रहा है कि रिहैबिलिटेशन सेशंस अटेंड कर रहा है, कार्डियक रिहैबिलिटेशन सेशंस को अटेंड कर रहा है, ताकि आगे अपनी लाइफ को हेल्दी स्पैन वो कर सके या जी सके। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। Next question number 19 is the effect of single dose trimetrin last for how many hours? ये एक डायोरेटिक है और इसका इसका जो इफेक्ट है वो कितनी देर तक रह सकता है? तो यहाँ पर देखना है 12 से 16 घंटे, 18 से 20 घंटे, या 20 से ज्यादा घंटे, या 6 से 8 घंटे। तो आपको बताना है ट्राइएमिट्रिन जो है उसका जो इफेक्ट होता है वो कितनी घंटों तक रह सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर 12 से 16 जो है आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा कि ट्राइमेट्रिन जो डायूरेटिक है वो 12 से 16 घंटे तक जो है वो एक सिंगल डोज उसका इतने घंटे तक इफेक्ट उसका शरीर में रहेगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की सीरीज का है क्वेश्चन नंबर 20, विच इज द साइन ऑफ फीटल डेथ इन वूम्ब? कौन सा ऐसा साइन है, चिन्ह है जो ये बताएगा कि जो बच्चा है वो माँ के गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो चुकी है? इंक्रीज फीटल मूवमेंट, क्या फीटल मूवमेंट्स बढ़े हुए मिलेंगे, या बच्चे की दिल की धड़कनें नहीं सुनाई देंगी, या फीटल बच्चे की जो दिल की धड़कनें हैं टेकिकार्डिया उसमें प्रेजेंट रहेगा, या इंक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड, या जो बच्चे
के अंदर जो बच्चा बच्चा जिसमें रहता है एमनियोटिक फ्लूइड वो बढ़ेगा, तो आपको बताना है। यदि बच्चा माँ के गर्भ में ही मर जाता है तो क्या चीजें हैं जो आपको यहाँ पे साइन देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है कि हार्ट बीट है वो नहीं रहेगी, बच्चे की दिल की धड़कनें सुनाई नहीं देंगी, जो इंडिकेट करेगा, जो बताएगा पॉजिटिव साइन की फीटल जो है वो इंट्रा यूटराइन उसका डेथ हो गया है, आईयूडी यहाँ पर बताएगा। ठीक है, तो ये हमने 20 क्वेश्चन देखे हैं। ये क्विक रिव्यू है जिसमें आप अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। आपके जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स आप अराइज कर सकते हैं। आपके कोऑपरेशन के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।